उदयपुर की सुबह और राजपूतों की आन बान शान महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान की धरती सदियों से वीरता और बलिदान की गाथाओं से भरी रही है। यहाँ की तपती रेत पर जितना पसीना बहा है, उतना ही रक्त भी शौर्य की निशानी बनकर रिसा है। यह वही भूमि थी जहां किसी शत्रु के सामने झुकना अपमान माना जाता था और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना सौभाग्य। सन 1540 ईस्वी की एक सुनहरी सुबह अरावली की ऊंची नीची घाटियों में बसे कुंभलगढ़ किले के चारों ओर हल्की हल्की धुंध पसरी थी। सूरज की किरणें जब पत्थरों की दीवारों पर पड़ी तो मानो पूरा दुर्ग सोने की आभा में नहा गया। पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था, पर किले के भीतर एक अनोखा उल्लास छाया हुआ था। रानी जयवंता बाई प्रसव पीड़ा में थीं। महल की दाइयां और वैद्य उनके आसपास मंत्रोच्चार कर रहे थे। हवा में धूप और चंदन की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी। पूरा राजमहल उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि मेवाड़ की गोद में नया वारिस आने वाला है। अचानक कक्ष से शिशु के रोदन की आवाज गूंजी। वह कोई साधारण स्वर नहीं था। ऐसा लगा मानो वीर भूमि की आत्मा ने नए योद्धा का स्वागत किया हो। दाइयों ने प्रसन्नता से घोषणा की, राजकुमार का जन्म हुआ है। राजमहल में उल्लास की लहर दौड़ गई। महाराणा उदय सिंह द्वितीय को जब यह समाचार मिला तो उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। वे जानते थे कि यह संतान केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि आने वाले समय में मेवाड़ का भविष्य होगा। बालक को जब पहली बार गोद में लिया गया तो सबने उसके माथे की चमक देखी। उसके नेत्रों में अजीब सी गंभीरता और गहराई थी, जो किसी नवजात शिशु में सामान्यतः नहीं होती। महल के ज्योतिषाचार्यों और पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने जन्म पत्रिका बनाई और भविष्यवाणी की। यह बालक केवल मेवाड़ ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का स्वाभिमान बनेगा। इसका नाम रहेगा प्रताप, और यह नाम सदियों तक गूंजता रहेगा। प्रताप के जन्म का यह क्षण संपूर्ण मेवाड़ के लिए उम्मीद का नया सवेरा लेकर आया था, क्योंकि उस समय परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। मुगल साम्राज्य लगातार अपना विस्तार कर रहा था और राजपूत राज्यों में असंतोष और असुरक्षा का वातावरण फैला हुआ था। चारों ओर युद्ध और आक्रमण की आशंका बनी रहती थी। ऐसे समय में मेवाड़ को एक ऐसे ही वीर की आवश्यकता थी जो शत्रु के सामने झुके नहीं। मां की ममता और संस्कार रानी जयवंता बाई अपने पुत्र को निहारते हुए कहती, बेटा, तू केवल मेरा नहीं, इस धरती का लाल है। तेरी हर सांस मातृभूमि की रक्षा में लगे, यही मेरी कामना है। कहा जाता है कि जब प्रताप शिशु अवस्था में भी रोते थे तो उनका रोदन साधारण शिशुओं की तरह नहीं, बल्कि किसी रणवीर के स्वर जैसा प्रतीत होता था। यह बात दाइयां आपस में कहती और चकित होती। उदय सिंह अपने पुत्र को देखकर संतोष की सांस लेते। राजमहल में पहले से ही उत्तराधिकार को लेकर असंतोष और राजनीति थी, लेकिन प्रताप के जन्म ने सभी को एक नई दिशा दी। किले का वातावरण कुंभलगढ़ किला उस समय की सबसे सुरक्षित शरण स्थली माना जाता था। इसकी ऊंची प्राचीरें और घुमावदार मार्ग इसे अभेद्य बनाते थे। प्रताप का जन्म ऐसे ही गढ़ में हुआ, मानो नियति ने उन्हें पहले ही बता दिया हो कि उनका जीवन युद्ध और संघर्ष से जुड़ा रहेगा। बालक प्रताप जब अपनी पालकी में लेटे रहते तो बाहर सैनिकों की तलवारों की झंकार सुनाई देती। दूर से आती रणभेरी और कवच की खनक उनके जीवन का संगीत बन चुकी थी। बचपन की शिक्षा व संस्कार कुंभलगढ़ दुर्ग के प्राचीरों में पले बड़े बालक प्रताप का बचपन सामान्य राजकुमारों से अलग था। जहां दूसरे राजकुमार अक्सर विलासिता और आराम में बड़े होते थे, प्रताप का पालन पोषण अनुशासन और कठोरता से हुआ। गुरु आचार्य राघवेंद्र उनके गुरु आचार्य राघवेंद्र न केवल विद्वान ब्राह्मण थे, बल्कि एक कठोर अनुशासक भी थे। वे प्रताप को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठा देते। स्नान और पूजा के बाद वे शिष्य को गुरुकुल पद्धति से पढ़ाते। पहले संस्कृत के श्लोक, नीति शास्त्र और धर्म ग्रंथ, फिर दोपहर तक राजनीति, इतिहास और सैन्य रणनीति। शाम होते होते अस्त्र शस्त्र का अभ्यास। आचार्य प्रताप को समझाते, बेटा, एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल राज करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को परिवार मानना है। तुम्हारे लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान समान रूप से आवश्यक है। अस्त्र शस्त्र का अभ्यास छोटी उम्र से ही प्रताप ने धनुष, बाण, तलवार और भाले का अभ्यास शुरू कर दिया था। वह लकड़ी की तलवार से खेलते खेलते इतना निपुण हो गए कि सच्ची तलवार हाथ में लेते ही अद्भुत कौशल दिखाने लगे। आचार्य ने उन्हें सिखाया कि युद्ध केवल शक्ति का खेल नहीं है,
बल्कि बुद्धि और संयम का भी है। प्रताप हर वार पर ध्यान देते, कैसे तलवार की गति दुश्मन को परास्त कर सकती है, कैसे धनुष का तीर दूर से ही निर्णायक हो सकता है। घुड़सवारी राजमहल के अस्तबल में अनेक घोड़े थे, लेकिन प्रताप को बचपन से ही तेज दौड़ने वाले घोड़ों में रुचि थी। कहा जाता है कि 8-9 वर्ष की उम्र में ही वे ऐसे घोड़े पर चढ़ जाते जिसे बड़े योद्धा भी साधने से डरते थे। घोड़ा बेकाबू हो जाता, पर प्रताप अपने छोटे हाथों से लगाम कसकर उसे काबू में कर लेते। गुरु और सैनिकों को तभी विश्वास हो गया था कि यह बालक बड़ा होकर घुड़सवारी में अद्वितीय होगा। शौर्य के संस्कार राजमहल में अक्सर वीर गाथाएं सुनाई जाती थीं। बापा रावल, राणा हम्मीर, राणा सांगा जैसे पूर्वजों की कहानियां। प्रताप उन कथाओं को ध्यान से सुनते और बार बार कहते, मैं भी वैसा ही बनूंगा जो अपने पूर्वजों के नाम को और ऊंचा करेगा। युवावस्था का प्रशिक्षण व वीरता की पहली झलक समय बीतता गया। बचपन की मासूम मुस्कान अब युवा चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। प्रताप अब 14-15 वर्ष के हो चुके थे। उनकी लंबी कदकाठी, चौड़े कंधे और दृढ़ भुजाएं देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता। तलवारबाजी का अभ्यास कुंभलगढ़ और उदयपुर के राजमहल में हर सुबह प्रताप का दिन युद्धाभ्यास से शुरू होता। वह तलवार को इतनी तेजी से घुमाते कि धूप में उसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर देती। साधारण योद्धा जहां एक तलवार संभालने में कठिनाई महसूस करता, वहीं प्रताप दोनों हाथों में तलवार लेकर एक साथ वार करना सीख चुके थे। आचार्य राघवेंद्र और सैनिक प्रशिक्षक कहते, यह बालक रणभूमि में अकेले सैकड़ों सैनिकों को चुनौती दे सकता है। एक बार अभ्यास के दौरान प्रताप ने लकड़ी के खंभे पर रखे 2 नारियल एक ही समय में अलग अलग तलवारों से काट दिए। उपस्थित सैनिकों ने तालियां बजाईं और कहा, वाह महाराज, यह तो भगवान शिव की तरह त्रिशूलधारी योद्धा हैं। शारीरिक पराक्रम प्रताप की काया असाधारण थी। वे आसानी से भारी गदा उठा लेते और उसे हवा में घुमा देते। घोड़े पर चढ़कर वे भाले से इतनी सटीक चोट करते कि लक्ष्य कभी चूकता नहीं। उनका प्रिय खेल था अपने साथियों के साथ नकली युद्ध करना, लेकिन यह नकली युद्ध भी इतना कठिन होता कि साधारण योद्धा उनके सामने टिक ही न पाते। चेतक से पहली भेंट इसी युवावस्था में प्रताप की भेंट उस अश्व से हुई जो आगे चलकर इतिहास का अमर नाम बना, चेतक। चेतक अरावली की पहाड़ियों में पला बढ़ा एक नीले रंग का घोड़ा था। वह अन्य घोड़ों से अधिक जंगली और तेज था। सैनिक उसे साधने की कोशिश करते, लेकिन हर बार असफल रहते। वह किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता था। प्रताप को जब इसके बारे में पता चला तो वे स्वयं अस्तबल पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे चेतक को पुकारा, उसके माथे पर हाथ फेरा। चेतक ने पहले तो झटका दिया, लेकिन प्रताप की दृढ़ता और स्नेह देखकर मानो पिघल गया। कुछ ही क्षणों बाद प्रताप उसकी पीठ पर चढ़ गए और चेतक दौड़ पड़ा। उस दिन से प्रताप और चेतक एक दूसरे के साथी बन गए। लोगों ने कहना शुरू किया, अब प्रताप और चेतक की जोड़ी रणभूमि में अजेय होगी। राजगद्दी और प्रतिज्ञा 1572 ईस्वी। मेवाड़ का राजमहल शोक और उत्सुकता दोनों से भरा हुआ था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का देहांत हो चुका था। अब प्रश्न था, कौन मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। उदय सिंह के कई पुत्र थे, लेकिन प्रताप सबसे बड़े और योग्य थे। हालांकि महल की राजनीति सरल नहीं थी। कई दरबारी और रानियां चाहती थीं कि उदय सिंह की प्रिय रानी भटियानी के पुत्र जगमाल को गद्दी मिले। उत्तराधिकार का विवाद जब राज्यसभा में गद्दी का प्रश्न उठा तो दरबारियों में खामोशी छा गई। कुछ सरदार जगमाल का नाम ले रहे थे, पर अधिकांश सरदारों ने प्रताप का पक्ष लिया, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही प्रताप के साहस और निष्ठा को देखा था। चर्चा लंबी चली। अंततः मेवाड़ के प्रमुख सरदारों ने कहा, राजगद्दी का अधिकारी वही हो सकता है जिसके भीतर अपने पूर्वजों का तेज और प्रजा के लिए करुणा हो। यह गुण प्रताप में है। जगमाल क्रोधित हुआ, लेकिन बहुमत और परंपरा के अनुसार 28 फरवरी 1572 को प्रताप सिंह का राज तिलक हुआ। राज तिलक का दृश्य उदयपुर के राजमहल में शंखनाद गूंज उठा। सिंहासन पर प्रताप बैठे, उनके माथे पर तिलक लगाया गया और पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार किए। प्रजा ने तालियों और जयकारों से नया महाराणा स्वागत किया। उस क्षण प्रताप ने भीतर ही भीतर संकल्प लिया, मैं इस गद्दी को केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य मानूंगा। यह कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा, प्रजा की सेवा और स्वाभिमान की रक्षा। अकबर की छाया राजतिलक के समय सबसे बड़ी चिंता अकबर की थी।
दिल्ली और आगरा में बैठा अकबर उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था। कई राजपूत राजा पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। मान सिंह, भगवान दास और यहां तक कि बूंदी और मारवाड़ के कई शासक अकबर के दरबार में शामिल हो गए थे। मेवाड़ अब अकेला खड़ा था। दरबार में कई लोग डरते थे। वे धीरे धीरे महाराणा से कहते, महाराज, अकबर से टकराना आसान नहीं। उसके पास विशाल सेना और धन है। अगर हम समझौता कर लें तो प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तलवार की धार पर स्वाभिमान की रक्षा करनी पड़े तो मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। हमारी तलवार टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। यह उद्घोष सुनकर दरबार गूंज उठा। कुछ सरदारों की आंखों में चमक थी, कुछ में चिंता, पर सभी जानते थे कि अब मेवाड़ का मार्ग संघर्ष से होकर ही गुजरेगा। शपथ का क्षण राजसभा के बीच प्रताप उठे। उन्होंने अपनी तलवार को म्यान से निकाला, उसे आकाश की ओर उठाया और घोषणा की, मैं महाराणा प्रताप सिंह इस राजगद्दी को ईश्वर और पूर्वजों की अमानत मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मेवाड़ कभी किसी परतंत्रता को स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, चाहे जंगलों में रहना पड़े, चाहे घास की रोटियां खानी पड़े, पर मैं अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेचूंगा। यह कहते ही पूरी सभा जय एकलिंग जी की के नारे से गूंज उठी। प्रजा के हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई। अकबर की सल्तनत के सामने मेवाड़ का स्वाभिमान। 1552 ईस्वी के बाद का भारत। एक ओर दिल्ली और आगरा में अकबर की गद्दी चमक रही थी। उसके साम्राज्य की सीमाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। राजपूताने के अधिकांश राज्य अकबर के अधीन आ चुके थे। उसकी सेना विशाल थी, उसके खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे और उसका दरबार दुनिया भर के विद्वानों, सेना नायकों और कूटनीतिज्ञों से सुसज्जित था। पर दूसरी ओर था मेवाड़, अरावली की गोद में बसा छोटा सा परंतु स्वाभिमान से ओतप्रोत राज्य। यह वही भूमि थी जहां गोर वाला हल्दी घाटी था, जहां रक्त की हर बूंद मिट्टी में शौर्य बनकर बहती थी। अकबर की नीति। अकबर जानता था कि राजपूतों को अपने साथ मिलाए बिना उसका साम्राज्य अधूरा है। वह केवल तलवार से नहीं बल्कि चतुराई और कूटनीति से भी राज्यों को अपने अधीन करता था। उसने मनसबदारी की नीति बनाई। जो भी राजा या राजकुमार उसके अधीनता स्वीकार कर लेता, उसे ऊंचा पद, धन और वैभव मिलता। मान सिंह, भगवान दास, बिहारी मल, जैसलमेर और बीकानेर के शासक उसके दरबार में झुक चुके थे। केवल मेवाड़ ऐसा था जो अभी भी स्वतंत्र खड़ा था। पहला संदेश अकबर ने सबसे पहले मित्रतापूर्ण संदेश भेजा। उसने कहा, महाराणा प्रताप, आप राजपूतों में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मेरी अधीनता स्वीकार करें तो मैं आपको अपने दरबार में ऊंचा स्थान दूंगा। आपकी प्रजा को समृद्धि मिलेगी और आपका राज्य सुरक्षित रहेगा। यह संदेश लेकर एक दूत चित्तौड़ पहुंचा। दरबार में सबके सामने प्रताप ने संदेश सुना और शांत स्वर में बोले, मेवाड़ की धरती गुलामी नहीं जानती। मैं अपने पूर्वजों के स्वाभिमान को दिल्ली की दहलीज पर गिराकर कलंकित नहीं कर सकता। अमर सिंह और मान सिंह का प्रयास अकबर निराश नहीं हुआ। उसने राजपूताने के ही नायकों को दूत बनाकर भेजा। राजकुमार अमर सिंह और सेनापति मान सिंह को प्रताप से मिलने का आदेश दिया गया। मान सिंह जब उदयपुर पहुंचे तो उन्हें विशेष आदर से ठहराया गया। उन्होंने प्रताप से कहा, भाई प्रताप, आप क्यों व्यर्थ में अकबर से वैर मोल ले रहे हैं? अकबर केवल शत्रु नहीं, एक महान शासक है। यदि आप उसकी अधीनता स्वीकार करें तो मेवाड़ पहले से अधिक शक्तिशाली होगा। आपकी प्रजा सुखी होगी। प्रताप ने गहरी आंखों से मानसिंह को देखा और कहा, मानसिंह, तुमने राजपूती की परंपरा को भुला दिया। जो राजपूत अपने स्वाभिमान को धन दौलत के लिए बेच दे, वह भला कैसे रणभूमि में वीर कहलाएगा? अकबर चाहे महान शासक हो, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं बेच सकता। दरबार में चर्चा प्रताप की इस जिद को लेकर दरबार में लंबे संवाद हुए। कुछ सरदार कहते, महाराणा, अकबर की ताकत बहुत बड़ी है। यदि हम युद्ध करेंगे तो प्रजा दुखी होगी। क्यों ना हम संधि कर लें? प्रताप ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि मैं सिर झुका दूंगा तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? वे यही कहेंगी कि प्रताप ने अपने पूर्वजों की आन मान बेच दी। मेरे लिए प्रजा का सुख तभी संभव है जब वह स्वतंत्र हो। गुलामी में पलने वाली समृद्धि भी अपमान से भरी होती है। प्रताप की दृष्टि प्रताप के लिए स्वाधीनता केवल राजनीतिक विषय नहीं था, यह उनकी आत्मा का धर्म था। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता का एक दिन भी उस वैभवशाली जीवन से श्रेष्ठ है
जिसमें आदमी पराधीन हो। मुगल दरबार में जब प्रताप के इन उत्तरों की चर्चा हुई तो कई दरबारियों ने अकबर से कहा, यह व्यक्ति अहंकारी है, यह विद्रोही है, इसे झुकाना आसान नहीं। लेकिन प्रताप के लिए यही शब्द सम्मान थे। उनके लिए विद्रोह का अर्थ था सत्य और स्वाभिमान की रक्षा। हल्दी घाटी का रण, प्रस्तावना 18 जून 1576 ईस्वी। अरावली की घाटियों में फैला हल्दी घाटी का वह रणभूमि, जहां इतिहास ने शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की एक अमर गाथा लिखी। धरती पर सूरज तप रहा था, हवा में धूल उड़ रही थी और आसमान मानो युद्ध की आहट सुनकर कांप रहा था। इस रणभूमि पर आमने सामने थे, एक ओर महाराणा प्रताप, मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रतीक, दूसरी ओर राजा मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल मुगल सेना। संख्या का अंतर चौंकाने वाला था। मुगल सेना लगभग 80,000 सैनिकों के साथ आई थी। प्रताप की सेना मात्र 20,000 योद्धाओं के साथ रणभूमि में उतरी। परंतु साहस और स्वाभिमान की ज्वाला संख्याओं की गिनती नहीं करती। प्रताप जानते थे कि यह युद्ध केवल मेवाड़ का नहीं, बल्कि पूरे राजपूताना की आन मान का प्रश्न है। युद्ध से पूर्व की तैयारी। प्रताप ने युद्ध से पहले अपनी सेना को संबोधित किया। उनकी आवाज गर्जन जैसी गूंज रही थी। वीरों, आज हम केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं कर रहे, आज हम उस परंपरा की रक्षा कर रहे हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। आज हमारी तलवारें केवल लोहे की नहीं होंगी, बल्कि स्वाभिमान की होंगी। संख्या कम है, परंतु जो हृदय स्वतंत्रता के लिए धड़कता है वह लाखों की सेना पर भारी होता है। सैनिकों ने अपनी तलवारें आसमान की ओर उठाईं और गर्जना की, जय एकलिंग जी, जय महाराणा। प्रताप के साथ उनके विश्वास पात्र सेना नायक थे हाकिम खां, सूर भामा शाह, झालामान भिलो और भीड़ों के वीर दल, और सबसे महत्वपूर्ण उनका प्रिय घोड़ा चेतक। चेतक का नीला रंग, उसकी आंखों में चमक और युद्ध भूमि में उसकी गति अद्भुत थी। प्रताप और चेतक मानो एक ही आत्मा के दो रूप थे। मुगल सेना का आगमन। दूसरी ओर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। उनके साथ विशाल हाथी दल, तोपें, घुड़सवार और पैदल सेना थी। मुगल सेना का अनुशासन और संख्या देखकर कोई भी कांप सकता था। परंतु मान सिंह के मन में एक द्वंद्व था। वह स्वयं भी राजपूत थे। उनकी तलवार भी उसी मिट्टी में घड़ी गई थी जिस मिट्टी ने प्रताप को जन्म दिया। पर आज वे अपने ही भाई बंधुओं के विरुद्ध अकबर की ओर से युद्धभूमि में खड़े थे। रणभूमि का आरंभ सुबह का समय था। दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। पहले नगाड़े बजे, फिर रणभेरी बजी। घोड़ों की टापें और सैनिकों की गर्जना से हल्दी घाटी की धरती कांप उठी। प्रताप चेतक पर सवार होकर सबसे आगे थे। उन्होंने तलवार लहराई और अपनी सेना को आगे बढ़ने का संकेत दिया। साथ ही एक वाक्य जोड़ा, आज जो वीर पीछे हटेगा उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। पहला टकराव। मुगल सेना का विशाल घुड़सवार दल आगे बढ़ा। प्रताप ने अपनी तलवार उठाई और सीधे शत्रु की पंक्ति में घुस पड़े। चेतक की टापें बिजली जैसी थीं। प्रताप के वार से कई सैनिक गिर पड़े। साथ ही हाकिम खां सूर ने अपनी टुकड़ी के साथ ऐसा प्रहार किया कि मुगलों की अग्रिम पंक्ति डगमगाने लगी। झालामान और भील योद्धाओं ने तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मुगल सेना को यह पहली चोट अप्रत्याशित लगी। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे प्रताप की आंधी जैसे आक्रमण से हिल गए। युद्ध का भीषण रूप। प्रताप का प्रत्येक वार बिजली की तरह गिर रहा था। उनकी आंखों में ज्वाला थी और तलवार से चिंगारियां बरस रही थीं। चेतक उनके नीचे ऐसे उछल रहा था मानो स्वयं युद्ध का देवता हो। राजस्थान की पीली धूल अब लाल होने लगी थी। जहां जहां तलवारें टकराती वहां चिंगारियां उड़ती। सैनिकों की गर्जना, घोड़ों की टापें और हथियारों की टकराहट से पूरा वातावरण रणगर्जन में बदल गया। पराजय के बाद संघर्ष और जंगल का जीवन। पराजय का बोझ। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, परंतु मुगल सेना का भारी संख्या बल और संसाधनों की प्रचुरता ने प्रताप की स्थिति को अत्यंत कठिन बना दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब प्रताप ने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया तो उन्होंने देखा कई साथी रणभूमि पर शहीद हो चुके थे और शेष सैनिक थके हारे, भूखे और घायल अवस्था में थे। उस समय हर कोई सोच रहा था कि प्रताप अब अकबर से समझौता कर लेंगे, परंतु प्रताप का उत्तर स्पष्ट था, स्वाभिमान और मातृभूमि को खोकर जीने से अच्छा है कठिनाइयों में जीना। पहाड़ों और जंगलों की शरण। प्रताप ने अपनी रानी, बच्चों और शेष परिवार को लेकर अरावली के पहाड़ों
और घने जंगलों की ओर रुख किया। वहां न किले थे, न राजमहल, न सोने चांदी के बर्तन, सिर्फ बांस की झोपड़ियां, पत्तों की छतें और जंगल की आग पर पकाया हुआ साधारण भोजन। मेवाड़ का महान राजा अब साधारण वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमारियां घास काटती, रानियां जंगल से लकड़ियां बटोरती और प्रताप स्वयं अपने हाथों से परिवार के लिए कंद मूल खोजते। भूख और कष्ट, इतिहासकारों ने लिखा है कि कई बार प्रताप और उनका परिवार भूखे ही सो जाते थे। बरसात के दिनों में झोपड़ियों से पानी टपकता तो शाही परिवार भीगे बिस्तरों पर सोने को मजबूर होता। कभी जंगली फल मिल जाते तो कभी सिर्फ जौ की मोटी रोटी ही उनका भोजन होता। उन कठिन दिनों में प्रताप की रानियां भी सामान्य ग्रामीण स्त्रियों की तरह काम करती। वे अपने शाही वस्त्र भूलकर खादी और मोटे कपड़े पहन लेती। यह दृश्य प्रताप के मन को पीड़ा तो देता था, पर वही पीड़ा उन्हें और दृढ़ बना देती थी। राजकुमारी की रोटी की घटना एक दिन का प्रसंग इतिहास में अमर हो गया। प्रताप की छोटी बेटी को बहुत भूख लगी थी। रानी ने किसी तरह जौ की एक मोटी रोटी बनाई। वह रोटी जमीन पर गिर गई और मिट्टी से सनी हुई थी। बच्ची ने समझा कि शायद यह कोई मिठाई है। वह मिट्टी लगी रोटी हंसते हुए खाने लगी। प्रताप यह दृश्य देखकर टूट गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा, मैं महाराणा प्रताप हूं, मेवाड़ का शासक हूं, और मेरी बेटी को साफ भोजन भी नसीब नहीं। प्रतिज्ञा का क्षण, उस क्षण प्रताप ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करूंगा, जब तक अपने लोगों को फिर से सम्मान और सुख नहीं दिलाऊंगा, तब तक न मैं आराम करूंगा, न राजमहल में रहूंगा, न राजसी वस्त्र पहनूंगा। उस दिन से प्रताप का हर श्वास, हर कर्म केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित हो गया, मेवाड़ की स्वतंत्रता। पुनः शक्ति संचय और प्रजा का विश्वास, टूटी हुई शक्ति, अटूट आत्मबल। हल्दी घाटी की हार के बाद लोग यह मानने लगे थे कि प्रताप अब समाप्त हो गए हैं। मुगल दरबार में अकबर ने जब सुना कि प्रताप जंगलों में भटक रहे हैं, तो उस पराजय के बाद संघर्ष और जंगल का जीवन, पराजय का बोझ, हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, परंतु मुगल सेना का भारी संख्या बल और संसाधनों की प्रचुरता ने प्रताप की स्थिति को अत्यंत कठिन बना दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब प्रताप ने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया, तो उन्होंने देखा कई साथी रणभूमि पर शहीद हो चुके थे और शेष सैनिक थके हारे, भूखे और घायल अवस्था में थे। उस समय हर कोई सोच रहा था कि प्रताप अब अकबर से समझौता कर लेंगे, परंतु प्रताप का उत्तर स्पष्ट था, स्वाभिमान और मातृभूमि को खोकर जीने से अच्छा है कठिनाइयों में जीना। पहाड़ों और जंगलों की शरण प्रताप ने अपनी रानी, बच्चों और शेष परिवार को लेकर अरावली के पहाड़ों और घने जंगलों की ओर रुख किया। वहां न किले थे, न राजमहल, न सोने चांदी के बर्तन, सिर्फ बांस की झोपड़ियां, पत्तों की छतें और जंगल की आग पर पकाया हुआ साधारण भोजन। मेवाड़ का महान राजा अब साधारण वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमारियां घास काटती, रानियां जंगल से लकड़ियां बटोरती और प्रताप स्वयं अपने हाथों से परिवार के लिए कंद मूल खोजते। भूख और कष्ट, इतिहासकारों ने लिखा है कि कई बार प्रताप और उनका परिवार भूखे ही सो जाते थे। बरसात के दिनों में झोपड़ियों से पानी टपकता तो शाही परिवार भीगे बिस्तरों पर सोने को मजबूर होता। कभी जंगली फल मिल जाते तो कभी सिर्फ जौ की मोटी रोटी ही उनका भोजन होता। उन कठिन दिनों में प्रताप की रानियां भी सामान्य ग्रामीण स्त्रियों की तरह काम करती। वे अपने शाही वस्त्र भूलकर खादी और मोटे कपड़े पहन लेती। यह दृश्य प्रताप के मन को पीड़ा तो देता था, पर वही पीड़ा उन्हें और दृढ़ बना देती थी। राजकुमारी की रोटी की घटना एक दिन का प्रसंग इतिहास में अमर हो गया। प्रताप की छोटी बेटी को बहुत भूख लगी थी। रानी ने किसी तरह जौ की एक मोटी रोटी बनाई। वह रोटी जमीन पर गिर गई और मिट्टी से सनी हुई थी। बच्ची ने समझा कि शायद यह कोई मिठाई है। वह मिट्टी लगी रोटी हंसते हुए खाने लगी। प्रताप यह दृश्य देखकर टूट गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा, मैं महाराणा प्रताप हूं, मेवाड़ का शासक हूं, और मेरी बेटी को साफ भोजन भी नसीब नहीं। प्रतिज्ञा का क्षण, उस क्षण प्रताप ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करूंगा, जब तक अपने लोगों को फिर से सम्मान और सुख नहीं दिलाऊंगा, तब तक न मैं आराम करूंगा, न राजमहल में रहूंगा, न राजसी वस्त्र पहनूंगा। उस दिन से प्रताप का हर श्वास, हर कर्म
केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित हो गया, मेवाड़ की स्वतंत्रता। पुनः शक्ति संचय और प्रजा का विश्वास, टूटी हुई शक्ति, अटूट आत्मबल। हल्दी घाटी की हार के बाद लोग यह मानने लगे थे कि प्रताप अब समाप्त हो गए हैं। मुगल दरबार में अकबर ने जब सुना कि प्रताप जंगलों में भटक रहे हैं, तो उसने कहा, अब वह मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। परंतु प्रताप के जीवन का सार यही था, हार कर भी उठ खड़ा होना। उनके लिए हार केवल एक विराम थी, समाप्ति नहीं। जब वे पहाड़ों और जंगलों में अपने परिवार के साथ रहते थे, उसी समय वे अपने अगले संघर्ष की नींव भी तैयार कर रहे थे। भीलों और आदिवासियों का साथ। अरावली के घने जंगलों में जो भील और आदिवासी समुदाय रहते थे, वे प्रताप के सच्चे सहयोगी बने। ये लोग प्रताप को भगवान सा मानते थे, क्योंकि प्रताप ने कभी उन्हें नीचा नहीं समझा, बल्कि वे उनके बीच रहकर, उनके साथ भोजन कर, उनके बच्चों से बातें कर, अपने आप को उनका साथी बनाते थे। भील प्रमुख पूंजा नायक प्रताप के सबसे निष्ठावान सहयोगियों में से एक थे। उन्होंने अपने कबीले के हजारों योद्धाओं को प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया। ये योद्धा तीर धनुष और जंगल की चाल में माहिर थे, और इन्हीं की मदद से प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति तैयार की। किसान और जनता का योगदान। जब प्रताप जंगलों में रहते थे, तो उनकी प्रजा उन्हें भोजन और आश्रय देने के लिए अपनी जान की बाजी लगाती थी। किसान अपनी फसल का एक हिस्सा छुपाकर प्रताप के सैनिकों को दे देते। गांव की औरतें जब चूल्हा जलाती, तो उनमें से एक रोटी महाराणा के लिए निकाल देती। यह जनता का अटूट विश्वास था, हमारा राजा हमारे लिए भूखा है, तो हम कैसे सुख से जी सकते हैं। यही विश्वास धीरे धीरे प्रताप की शक्ति का आधार बन गया। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत। प्रताप जानते थे कि सीधे युद्ध में वे मुगलों से नहीं जीत सकते। उनके पास न बड़ी सेना थी, न हथियारों का भंडार, परंतु उनके पास अरावली के जंगल थे, पहाड़ थे और ऐसे वीर साथी थे जो अपने प्राण देकर भी उन्हें जीत दिलाने को तैयार थे। प्रताप ने अपनी रणनीति तय की। गुरिल्ला युद्ध, इसका अर्थ था अचानक हमला करना, दुश्मन को चौंकाना और फिर तुरंत जंगलों में छुप जाना। जब मुगल सेना किसी गांव में आती, तो प्रताप के योद्धा अचानक चारों दिशाओं से आकर उन पर टूट पड़ते। कुछ ही देर में वे मुगलों को हरा देते और फिर पहाड़ों में विलीन हो जाते। मुगल समझ ही नहीं पाते कि यह हमला कहां से हुआ और कब हुआ। छोटे छोटे किलों पर अधिकार। धीरे धीरे प्रताप ने छोटे छोटे किलों और दुर्गों पर कब्जा करना शुरू किया। ये किले मेवाड़ की आत्मा थे। हर किला प्रताप के लिए केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि प्रजा के मनोबल का प्रतीक था। प्रताप के इन विजयों से जनता का विश्वास और मजबूत हो गया। लोग कहने लगे, हमारा राजा फिर से लौट आया है, वह अकबर की ताकत को चुनौती दे रहा है। अमृता की ओर अग्रसर। जीवन और प्रेरणा। प्रताप नाम ही पराक्रम का प्रतीक। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था। जहां अन्य राजपूत शासक अकबर की शक्ति से भयभीत होकर उसके अधीन हो गए, वहीं प्रताप ने कहा, मैं अपना सिर कटवा दूंगा, पर मेवाड़ की मिट्टी को गुलाम नहीं बनने दूंगा। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनका जीवन संकल्प था। उनकी हर सांस में स्वतंत्रता की लौ जलती थी। इसीलिए हल्दी घाटी की हार के बाद भी उनका आत्मबल नहीं टूटा। जंगलों से साम्राज्य तक की यात्रा। महाराणा प्रताप का जीवन दो छोरों पर बंटा हुआ दिखाई देता है। एक ओर वह समय जब वे अरावली के घने जंगलों में परिवार सहित भूख प्यास से जूझ रहे थे, और दूसरी ओर वह समय जब उन्होंने फिर से कई किलों और दुर्गों को जीतकर मेवाड़ की स्वतंत्रता को पुनर्जीवित किया। उनका यह संघर्ष हमें बताता है कि असली पराक्रम तलवार चलाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अडिग रहना है। अंतिम वर्ष। शरीर कमजोर, आत्मा अजेय। 1590 के बाद प्रताप का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था। कई युद्ध, कठोर जीवन, जंगल की कठिनाइयां और लगातार संघर्ष ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। लेकिन उनकी आंखों की चमक, उनके स्वर की दृढ़ता और उनके हृदय का उत्साह वैसा ही था जैसा एक युवा योद्धा का होता है। वे अपने मंत्रियों और सेनानायकों से कहते, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं इस भूमि को स्वतंत्र रखूंगा। मेरे बाद भी तुम सब इसे गुलामी की ओर न झुकने देना। प्रजा का विश्वास और प्रेम। प्रताप की सबसे बड़ी शक्ति उनकी प्रजा का अटूट विश्वास था। जनता उन्हें राजा से बढ़कर रक्षक मानती थी। गांव का किसान जब हल चलाता था, तो उसके दिल में यह गर्व होता, हमारा राजा अकबर जैसे बादशाह से भी नहीं झुका। औरतें अपने बच्चों को कहानी सुनाती, देखो, प्रताप जैसा बनना, जिसने अपनी जान तो दी
पर झुकना नहीं सीखा। इस तरह प्रताप अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बन गए। मृत्यु से पहले की प्रतिज्ञा 1577 में जब उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, तब भी उनके होंठों पर वही संकल्प था, स्वतंत्रता से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। उनके अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह और साथियों को यही संदेश दिया, यदि मेरे शरीर के साथ यह धरती समाप्त हो जाए, तो भी मेरे विचार और मेरा संघर्ष जीवित रहेंगे। याद रखना, सिंहासन सोने का हो या पत्थर का, राजा वही है जो स्वतंत्र है। जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप।